एवरीवन, वेलकम टू दिस पार्ट 2 ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एग्रीमेंट, सो दैट वी स्टडीड। सो इस वीडियो में वी विल स्टडी इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कोई एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है, तो दैट वी विल स्टडी। तो वो नहीं होता कि किसी डिश को बनाने में के लिए हाँ वो बताते कि ये इंग्रेडिएंट्स है सारे, ये लाना इस डिश के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दीज आर द इसेंशियल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, तो देखते रहना। द फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसमें क्या होता है, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड देयर मस्ट बी अ लॉफुल एक्सेप्टेंस। इन अदर वर्ड्स, देयर आर सम लीगल रूल्स गवर्निंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हमने ऑफर पढ़ा था कि ऑफर इज प्रपोजल एंड सामने से अगर एक्सेप्ट करेंगे कि यस मेरी विल है या मेरी कंसेंट है, आई वॉन्ट टू कम in contract with you, so that is acceptance. So proposal, offer and acceptance should be there. And the word lawful is more important. तो कोई चीज़ बैन की गई है और उसकी आप मतलब समझो, हम लेते हैं कि गोवा से हम बाहर बियर या फिर उनकी जो है वो ऐसे ट्रेन में से नहीं लेके जा सकते, उनके कुछ लॉज है। आई एम नॉट अवेयर एज डिटेल में मुझे पता नहीं है, पर ऐसे ऊपर से पता है कि हम उधर सस्ती मिलती है इसीलिए वो लोग लाते हैं, इल्लीगली लाते हैं। सो ये ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि अगर तू उधर से मेरे लिए ये लाए तो मैं तेरे को 10,000 दूंगा। तो ये ऑफ़र लॉफुल है क्या? आप ही बताओ मुझे, ये ऑफ़र लॉफुल है क्या? तो नहीं, दिस ऑफर इज़ दिस ऑफर इज़ नॉट लॉफुल एंड दिस एक्सेप्टेंस ऑल्सो विल नॉट बी रिगार्डेड एज लॉफुल, क्योंकि ये एक अनलॉफुल चीज़ के लिए हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ नॉट लॉफुल। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लॉफुल ऑफर हो और लॉफुल एक्सेप्टेंस हो। कि समझो, मान लो अगर प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है, ये ए बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है 20 lakhs में, कोई प्लॉट सेल कर रहा है। सो येस, और अगर ये बी ने बोला कि हाँ आई एम विलफुल टू टेक दिस इन 20 lakhs, सो दिस इज़ लॉफुल ऑफर एंड दिस इज़ लॉफुल एक्सेप्टेंस। दिस कैन बी टर्म्ड एज लॉफुल ऑफर एक्सेप्टेंस, बट दिस विल नॉट। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो अगर आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो आप दोनों का इंटेंशन होना चाहिए कि एक लीगल ऑब्लिगेशन करें हम। सो बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेम्पलेट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अ हस्बैंड ऑफरिंग टू टेक हिज वाइफ फॉर अ मूवी इज़ नॉट एन एग्रीमेंट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये हस्बैंड है, वो अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मूवी लेके जाऊँगा। तो यहाँ ये सिर्फ एक प्रॉमिस है, और ये अगर वो फुलफ़िल नहीं करेंगे तो ये वाइफ कैन नॉट सू हर हस्बैंड कि आपने नहीं लेके चला। इट्स जस्ट एन सोशल प्रॉमिस, इट्स नॉट एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसने प्रॉमिस तो कर दिया, पर दोनों में से किसी का भी इंटेंशन होगा क्या कि अगर ये नहीं फुलफ़िल करे तो मैं लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इसको ये करने पड़ेंगे। तो कोई इंटेंशन नहीं होता टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सो जहाँ पर ये ऐसा इंटेंशन नहीं होता, सो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। कुछ हम सोशल प्रोमिसेस कर देते हैं तो दैट विल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आते। तो अगर एक प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है तो हाँ, उधर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होता ही है। उधर चांसेस ज़्यादा भी होते हैं कि फ्रॉड हो जाए या फिर कुछ हो जाए, तो उधर चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसीलिए उधर इंटेंशन भी ज़्यादा होता है। ओके, सो थर्ड इज़ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन मैंने बताया था क्या है कि कुछ अगर गेन हो रहा है तो उसके बदले कुछ कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को देना पड़ता है, दैट इज़ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इज़ द प्राइज पेड फॉर प्रॉमिस टू अदर। Okay, consideration may be an act of subsistence
और अ प्रॉमिस मेड बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसका हम लॉफुल कंसिडरेशन का एक एग्जांपल देते हैं कि रॉबर्ट ने प्रॉमिस किया 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट सप्लाई करने का इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5,000। अगर 5,000 मिले तो रॉबर्ट ने प्रॉमिस किया कि 10 क्विंटल ऑफ व्हीट वो देगा। सो दिस इज़ लॉफुल कंसिडरेशन। तो क्लैट में एक क्वेश्चन आता था जहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन का एक रिलेटेड था। तो उसमें क्या होता था कि मैन का एक फ्लैट है, तो एक फीमेल लेडी को वो इधर रहने के लिए बोलता है। ही इज़ नॉट लिविंग देयर, ही जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज फ्लैट। और ये लेडी मैरिड है, ओके। सो उसे वो अडल्ट्री में रहने के लिए मजबूर करता है, टू हैव सेक्शुअल इंटरेक्शन विथ हिम एंड मेंटेन हिज दिस हाउस। और उसके बदले वो उसको इधर रहने के लिए दे रहा है। इज़ दिस अ लॉफुल कंसिडरेशन? और वो जो बता रहा है करने के लिए, इज़ इट लॉफुल? सो नो, दिस विल नॉट कम अंडर लॉफुल कंसिडरेशन। येस, ये रॉबर्ट वाला का एग्जाम्पल इज़ अ लॉफुल कंसिडरेशन। सो दिस इज़ द थर्ड वन। एंड द फोर्थ वन इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। सो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में क्या होता है कि वो पार्टी मेजर होनी चाहिए, मतलब वो 18 या फिर उससे ज़्यादा उम्र की होनी चाहिए। द पार्टीज मस्ट बी मेंटली साउंड, मतलब वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, ओके। कोई अनसाउंड माइंड में आपसे अग्रीमेंट कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर दे, सो दैट विल बी वॉइड, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। द पार्टीज मस्ट बी 18 और अबव एंड दे शुड बी मेंटली साउंड एंड दैट पार्टीज मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ बाय लॉ। सो ये इतना पॉइंट है, ये नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी कभी नहीं आया, पर इन दोनों पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ माइंड में याद रखना कि वो 18 साल के होने चाहिए और साउंड माइंड के होने चाहिए। द फिफ्थ वन इज़ फ्री कंसेंट। सो बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एंटर it out of their free will and consent. Consent is said to be free when it is not affected by reasons such as coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. तो फ्री विल होनी चाहिए। तो अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ए बोले कि मेरा फ्लैट 20 लाख को ले लो, और बी पे कोई प्रेशर है, समझो ए का कोई आदमी सी है, सी इसको प्रेशर कर रहा है, मैं तुझे मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और उस प्रेशर में ये वो फ्लैट ले रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट, ओके। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो किसी मेंटल प्रेशर में, ट्रॉमा में, कुछ में भी होने नहीं चाहिए। देयर शुड बी फ्री कंसेंट, फ्री विल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट विल बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट विल बी वॉइड, ओके। तो हम ये टर्म्स भी थोड़े देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ऐसे कोर्शन क्या है ये बताओ ऐसे नहीं बोलते, पर ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि क्या है। सो कोर्शन मीन्स थ्रेटनिंग, ओके। कि ये हमने जो एग्जांपल लिया ना कि ए बी को थ्रेटन कर रहा है और उसमें आके उसने उसका 20 लाख का फ्लैट परचेज़ किया, तो दिस इज़ कोर्शन कि मैं तुझे, इसने बोला मैं तेरे वाइफ को मार दूंगा, वो मैंने उसे डिटेन करके रखा है, तू ये फ्लैट ले लेना। सो दिस इज़ कोर्शन कि किसी को थ्रेटन करके किसी एग्रीमेंट में लाना। देन द सेकेंड वन इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या आता है? एक्सेसिव परसुएशन। यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी होती है, वो दूसरे पार्टी वो ऐसे दे आर इन दिस पोजीशन कि वो दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस करे, मतलब बहुत स्टेज तक वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ वाले केसेस में हम ये ज़्यादातर देखते हैं कि अनडू इन्फ्लुएंस की हस्बैंड ज़्यादातर डोमिनेंट पोजीशंस पे होते हैं और एंड दे इन्फ्लुएंस देयर वाइफ्स टू
एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसकी अगर फ्री विल नहीं होगी और ये उसका हस्बैंड उसे बोल रहा है कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, तुम ऐसे करो वैसे करो, दैट विल कम अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड इन फ्रॉड, when one party to a contract use information that is false and misleading, so this is fraud तो आपको पता ही होगा, हम बोलते हैं ना ये आदमी फ्रॉड है और इसने फ्रॉड करके ये भाग गया। सो व्हाट दे डू इज दे यूज यूज फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ओके, जस्ट टू मिसगाइड समवन। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी यही होता है कि गिविंग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। हम बहुत बार फ्रॉड्यूलस मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसा भी कुछ बोलते हैं। एंड द मिस्टेक, द लास्ट वन इज, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये वॉइडेबल होता है। पूरे तरीके से वॉइड नहीं होता है पर वॉइडेबल हो सकता है अगर दोनों पार्टीज़ को नहीं एंटर करना है तो मिस्टेक में क्या होता है, तो समझो ए था, उसने एक लेटर लिया बी को कि आई वॉन्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी टू यू टू ले लेते 21 lakhs, ओके। तो बाय मिस्टेक ही रोट 21 लाख की जगह ही रोट 12 लाख, और इसने बोला कि हाँ आई विल परचेज दिस फॉर 12 लाख। सो ये बाद में बोल रहा है कि अरे मेरे से मिस्टेक हो गई, ये हो गया वो गया, तो वो नहीं लेंगे। ये इसने फाइनली यहाँ पे जो लिखा था वही फिगर हम फाइनल मान लेंगे। सो दिस इज़ वॉइडेबल इफ़ बी एग्रीज कि अच्छा, पर इन केस ए को आज प्रॉमिस 12 लाख पर उसे वो बेचना होगा। दिस इज़ मिस्टेक कि मिस्टेकनली आप कुछ कर देते हो या फिर कुछ गलत लिख देते हो कॉन्ट्रैक्ट में। सो दिस इज़ मिस्टेक, ओके। देन द सिक्स्थ वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस, ऑब्जेक्टिव ये भी बोल सकते हैं हम। ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रॉड्यूलेंट ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो हाँ, अगर ये ए को समझो कुछ सेल करना है बी को, समझो इसको ए को पैसे चाहिए होंगे या फिर उसको वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होगी, तो वो अगर बी को सेल कर रहा है वो, तो येस दिस इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। पर कोई ये इसको उसे फंसाना है, कुछ ख़राब घर है और ए को बी को फंसाना है, तो इसकी जो इंटेंशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, इज़ इट मॉरल? नो, इसको इसे फंसाना है, इसके इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है। तो क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट, ए इज़ नॉट हैविंग अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव। इस ग्राउंड पे ये इसे इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बोल सकता है, बी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी ठहरा सकता है इस बेसिस पे, ओके, अगर ये प्रूव हुआ तो। देन द सेवेंथ वन, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। So it must be clearly understood that contracts necessarily need not to be in writing, they can be oral and even implied. तो contracts हमेशा रिटन में होने चाहिए ऐसा नहीं है, दे कैन बी ओरल, मतलब बात करके भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। पर हाउएवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट lays down that certain special cases for a contract to be valid, it must only be in writing. Beside it also needs to be registered. तो ये क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ स्पेशल केसेस हैं और जो वैलिड, और उन केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होने चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हो, अगर किसी फ्लैट का सेल कर रहे हो, तो इन ऑर्डर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट बी टर्म्ड एज वैलिड, दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटन एंड दैट शुड बी रजिस्टर्ड। आप ऐसे बोल के ही सेल कर दोगे और बाद में अगर उसने आपको सू किया तो क्या ही
उसका आप प्रूव कर पाओगे ना. तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन एंड बी रजिस्टर्ड. द 8th one is certainty. So basically ये क्या बोलता है, to ensure that a contract is valid, the terms of it must be certain. In other words, agreement, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void. तो बेसिकली ये क्या कहता है कि समझो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कुछ इसेंशियल या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं ना, तो दैट शुड बी सर्टेन. कुछ एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसमें. ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर शर्मा एग्रीज टू सेल हिज कार टू मिस्टर मुकेश. तो मिस्टर शर्मा बोले कि मैं आपको मेरी कार बेचूंगा एट बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस. सिंस द प्राइस इज़ नॉट क्लियरली असर्टेनेबल, इन दिस केस द एग्रीमेंट इज़ वॉइड. तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मेरी कार है मैं आपको बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचूंगा. पर बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचूंगा, इज़ इट अ सर्टेन आर्ग्यूमेंट? आप कोई प्राइस निकाल सकते हो क्या मेरे ये बोलने से कि अच्छा बेस्ट सर्टेन कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब 10 लाख हो गए, नहीं 2 लाख होंगे. तो इट इज़ नॉट सर्टेन. तो टर्म्स कंडीशन ये सारे सर्टन होने चाहिए, तभी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ओके. 9th one is possibility of performance. The act lays down that agreement to do an impossible act is void. Okay. तो जो एग्रीमेंट आप प्रॉमिस कर रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो, प्रपोजल कर रहे हो और जिसके लिए आपको एक्सेप्टेंस मिला है, तो वो जो एक्ट होते हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आप परफॉर्म कर पाओ. अगर आप कुछ ऐसे एक्ट के लिए प्रॉमिस कर सकते हो जो परफॉर्म ही नहीं हो सकते, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. सो हम एग्जांपल लेते हैं कि नागभूषण एग्रीज टू ब्रिंग अ डेड बॉडी अलाइव इन रिटर्न ऑफ करोड़ रुपीज़. द एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सेबल. नागभूषण ने किसी से पैसे लिए 1 करोड़ रुपए कि वो ये डेड बॉडी जिंदा कर देगा, तो इसने बदले ये किया नहीं होगा, तो इसने इसे स्यू किया. दिस एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सेबल. क्या आप किसी डेड इंसान को फिर से अलाइव कर सकते हो? क्या कोई पॉसिबिलिटी है क्या ये एक्ट परफॉर्म होने की? तो नहीं है. तो एंड दिस इज़ वाई दिस इज़ एन वॉइड एग्रीमेंट. ओके. 10th एंड द लास्ट वन इज़ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. तो इसमें क्या होगा, तो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड certain agreements to be void. Following there are cases: agreement in restraining of marriage, in trade, and in absolute restraining of the legal proceeding. Okay. So आपको पता है कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं. सो हम एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी की शादी है, तो ए ने बी को बोला अगर तू मुझे 10 लाख शादी के 1 महीना पहले नहीं देती तो आई विल नॉट मैरी यू. ओके. सो ये क्या कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है मैरिज को, और ये इसके साथ एक एग्रीमेंट में आने की कोशिश कर रहा है. सो ये एग्रीमेंट क्या कर रहा है, मैरिज को रिस्ट्रेन कर रहा है. एंड दिस इज़ वाई दिस विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. जो एग्रीमेंट्स मैरिज को रिस्ट्रेन करे, कोई ट्रेड को रिस्ट्रेन करे और या फिर कोई लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन करे, देन दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. और वो एनफोर्सेबल भी नहीं होते. अगर मान लो इसने पैसे ही नहीं दिए और ए ने सू किया बी को, तो किस ग्राउंड पे सू करेगा? दिस इज अनलॉफुल, दिस इज इलीगल. एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स विच रिस्ट्रेन मैरिज विल नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ना. सो दिस विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ऑल्सो. सो वी कवर्ड ऑल द 10 इसेंशियल. तो ये जो हमने 10 इसेंशियल्स पढ़े वो सब मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए ये सब होना चाहिए. ओके. सो हमने ये पढ़े. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वैलिड क्या होता है, वो पढ़ेंगे. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. दैट विल बी अ शॉर्ट वीडियो. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. हैप्पी स्टडी.